Good morning students. Welcome to our online class. This lecture is for class 6th subject chemistry. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया sorting materials into groups, जिसमें हमने sorting के बारे में पढ़ा, sorting की एडवांटेजेस कहें या फिर नीड कहें उसके बारे में हमने पढ़ा, किन किन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम sorting का काम करते हैं उनके बारे में हमने बात करी। और फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है शेप, उसके बारे में हमने डिस्कस लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है साइज। हम साइज के बेस पे, साइज के आधार पे अलग अलग मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिगर और स्मॉलर साइज। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात करें आयरन नेल एंड आयरन बार, अगर इनको दो ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है साइज के बेस पे, तो आयरन नेल तो हो जाएगा आपका स्मॉलर साइज, लोहे की कील, और जो लोहे की छड़ है वो होगी लार्जर साइज आयरन नेल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है थर्ड, वो है कलर। हम कलर की बात करते हैं, कलर के बेस पे सेम कलर वाले मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं। जैसे कि व्हाइट बोर्ड है और इसके साथ हम बात करें अगर चौक की कर ले बात, ये दोनों ही कलर के बेस पे, कलर के आधार पे सेम ग्रुप में होंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करूं मैं लस्टर, लस्टर चमक, जो मटेरियल्स जिनकी साइनिंग अपीयरेंस है, साइनी है, जो चमकीले हैं, उन्हें हम एक ग्रुप में डालते हैं। जैसे कि डायमंड है, गोल्ड रिंग है, एल्यूमिनियम है, या फिर मैं एल्यूमिनियम फॉयल यहां पे बोलूं, और इसके साथ साथ कोई आयरन ऑब्जेक्ट है। जो पहले तीन एग्जांपल हैं ये सभी लस्टरस होंगे, लेकिन जब मैं बात करता हूं आयरन ऑब्जेक्ट की, तो इसमें दोनों केस आ जाते हैं कि अगर आपका आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्ट की फॉर्मेशन हो गई है, रस्ट की लेयर डिपॉजिट हो गई है, तो वो लस्टरस नहीं होगा, चमकीला नहीं होगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आयरन ऑब्जेक्ट ऑन विच ए लेयर ऑफ रस्ट इज डिपॉजिटेड, रस्ट की लेयर जिस आयरन ऑब्जेक्ट पे जमा हो रखी है उसकी अपीयरेंस होगी डल, वो दिखने में आपको चमकीला दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर मैं कोई आयरन ऑब्जेक्ट लेता हूं और उसकी हम अगर बात करें फ्रेशली कट आयरन पीस है कोई, या फिर इसके साथ साथ अगर हम सैंड पेपर से रब करें रस्ट की कोटिंग वाले आयरन ऑब्जेक्ट को, तो उससे भी रस्ट रिमूव हो जाएगा और उसके बाद जो नीचे सरफेस मिलेगा वो साइनी अपीयरेंस वाला होगा, या फिर मैं कहूं लस्टरस होगा। अब इसके साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें जिसके बेस पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवीजन कर सकते हैं मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स का, वो है हार्डनेस। अब हार्डनेस की जब बात आती है तो कुछ मटेरियल्स आसानी से अच्छे से कंप्रेसिबल होते हैं और कुछ कंप्रेस करने में हार्ड होंगे। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो हार्ड मटेरियल्स, जैसे कि बात करें अगर डायमंड की मैं बात करूं, तो इसे कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, ये नॉन कंप्रेसिबल मटेरियल है। नॉन कंप्रेसिबल ऑब्जेक्ट की बात करूं अगर मैं,
और इसके साथ साथ इसके बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो ये नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट मटेरियल है। नेचर में मौजूद जितनी भी चीजें हैं उन सब में सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड है। नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट मटेरियल, जहां तक हम बात कर रहे हैं डायमंड की। अब इसके साथ साथ 3 प्रॉपर्टीज और आ जाती हैं हार्डनेस की मैं बात करूं इसके साथ साथ। एक है ब्रिटलनेस, एक है मैलिएबिलिटी, और एक लास्ट है डक्टिलिटी। जो मटेरियल्स को हम हैमर से हिट करें, थोड़े से चोट पहुंचाएं और जो टुकड़े में टूट जाएगा उसका नेचर कहलाएगा कि वो ब्रिटल है, क्षणभंगुर है, टुकड़ों में टूट गया है। लेकिन अगर हैमर से चोट करने पे जो सीड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट इन सीड्स, उसे कहेंगे हम मैलिएबल मटेरियल। और जो वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए स्ट्रेच करने पे, वो कहलाएगा डक्टाइल। अब यहां पे फिर से हम अगर बात करें कोई भी चीजें, जैसे कि एल्यूमिनियम ले लिया हमने, ये होगा हार्ड और साथ में मैलिएबल, और इसको हम वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम वायर्स भी यूज करते हैं और एल्यूमिनियम फॉयल भी, तो ये डक्टाइल भी होगा। इस तरीके से हम अलग अलग और बाकी मेटल्स के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है सोल्यूबिलिटी की, घुलनशीलता। अब जब सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस के अंदर सोल्यूबल होंगे और उन्हीं सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। द सब्सटेंस in which solids, liquids or gases dissolves, इन्हें हम कहेंगे सॉल्वेंट। हम कॉमनली जनरल आपका लाइफ की अगर बात करें तो हम बात करते हैं वाटर की, जो कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। वाटर के अंदर सॉलिड्स की सोल्युबिलिटी की हम बात करें तो यहां पे जैसे कि साल्ट है, शुगर है, ये तो होंगे सोल्यूबल, जबकि सैंड है, सोडस्ट है, ये होंगे इनसोल्यूबल। सोडस्ट यानी कि बुरादा, ये दोनों इनसोल्यूबल होंगे वाटर में, साल्ट और शुगर सोल्यूबल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर। नेक्स्ट मैं बात करूं सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर। आप जनरली बहुत से लिक्विड्स देखते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि लेमन जूस है,
जो आप वाटर में डिजोल्व करते हैं घर पे भी। इसके साथ साथ मैं बात करूं अगर विनेगर की, सिरका जिसे बोलते हैं आप, ये दोनों ही सोल्यूबल होंगे, जबकि कुकिंग ऑयल है, केरोसिन है, या फिर मैं बात करूं पेंट की, ये सभी वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होंगे। तो यहां पे भी हम सोल्यूबिलिटी के आधार पे दो अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इनसोल्यूबिलिटी इन वाटर। लिक्विड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आ जाता है सोल्यूबिलिटी के केस में, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। थर्ड पॉइंट है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। अब जब मैं गैसेस की बात कर रहा हूं तो आप सबको पता है कि एयर जो है वो वाटर के अंदर डिसोल्व रहती है। और एयर की बात मैं अगर करूं, एयर इज डिसोल्व इन वाटर। और इसी में से डिसोल्व्ड ऑक्सीजन का ही आप सबने पढ़ा भी है पीछे। डिसोल्व्ड ऑक्सीजन को जो आपके सी एनिमल्स हैं, फिशेज वगैरह जो हैं, वो यूटिलाइज करती हैं, जो कि आपने लास्ट 5th क्लास में पढ़ा भी है। इसके साथ साथ आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज करते हैं। उन सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व रहती है, इज डिसोल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व रहती है। जो आप बोतल ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो यहां तक हमने बात करी सोल्यूबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे हम सॉर्टिंग का काम कर सकते हैं, वो है फ्लोटिंग एबिलिटी। फ्लोटिंग एबिलिटी। पिछले पॉइंट में आपने देखा कि कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो सोल्यूबल होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सोल्यूबल नहीं होंगे, या फिर मैं कहूं कुछ मिसिबल होंगे और कुछ इमिसिबल होंगे। तो जो इनसोल्यूबल हैं या फिर मैं कहूं इमिसिबल हैं, वो या तो फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर या फिर वो सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अब किस आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि फ्लोट करेंगे या सिंक करेंगे? तो हम यहां पे बात करते हैं एक नेक्स्ट टर्म, the objects which have more density than water they settle down in वाटर। वो वाटर में सेटल डाउन हो जाएंगे या फिर मैं कहूं डूब जाएंगे। और जो दूसरे हैं जिनकी डेंसिटी होगी या फिर मैं कहूं लेस डेंसर देन वाटर, वो फ्लोट करेंगे, फ्लोट ऑन वाटर। अगर यहां पे हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, ये सभी वाटर के ऊपर जनरली फ्लोट करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं जो मोर डेंसिटी वाले हैं, अगर इनकी मैं बात करूं तो आयरन है, या फिर मैं और कोई दूसरी मेटल लूं, एल्यूमिनियम की मैं बात कर लूं अगर, तो ये क्या होंगे, ज्यादा डेंसिटी होगी इनकी वाटर से और ये वाटर में सेटल डाउन हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इस आधार पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं मटेरियल्स को, कि जो फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर या फिर जो वाटर में सेटल डाउन हो जाएंगे, वाटर के अंदर जो डूब जाएंगे। इस तरीके से हमने यहां तक फ्लोटिंग एबिलिटी तक प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की प्रॉपर्टीज और बाकी का जो पोर्शन बचता है वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।